We begin in today's class with the first topic, and the topic is independent events. Now, what are independent events? Now, everyone write down. Everyone write down. Yes, write down. Two or more events. Two or more events are said to be independent. Two or more events are said to be independent if the probability of occurrence of one is not dependent if the probability of occurrence of one is not dependent on the probability of occurrence of other. For example, probability of getting head in the second toss is not dependent whether head or tail has come in the first toss. Probability of getting head in the second toss is not dependent whether head or tail has come in the first toss. मतलब सेकेंड बार में अगर मान लो मुझे, जैसे ना, एक बार ध्यान से एक बार देखना, ठीक है? क्या है, सपोज मान लो पहला बार में हमने कॉइन को टॉस किया। सो पहला बार में अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हो जाएगा हाफ। अगर मान लो हम लोग सेकेंड बार में कॉइन को टॉस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल हाफ रहेगा। क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल पहला पे डिपेंड करता है? पहला वाले ट्राइब्स पे डिपेंड कर रहे हैं? नहीं। पहला वाला पे हेड आया तो क्या ऐसा कंपलसरी है कि सेकंड बार में जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो सेकंड बार टेल आएगा या हेड आएगा? क्या वो पहला पे डिपेंडेंट है? एकदम डिपेंडेंट नहीं है। तो इस तरह का इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। एक शॉर्ट दैट वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of one event is not dependent on other. For example, let me give you one more example. Suppose there are two students A and B. Now let's think this way that I am giving a problem to these two students. Clear? मैं एक प्रॉब्लम, सपोज एक प्रॉब्लम मैंने ये दोनों स्टूडेंट को दी है, ठीक है? तो एक बात बताओ, अगर मान लो ए का प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं होगा, ए के अंदर ए का दो सिचुएशन अराइज हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व नॉट सॉल्व, सॉल्व नॉट सॉल्व। बी के लिए भी दो सिचुएशन अराइज हो सकते हैं, सॉल्व नॉट सॉल्व। एक बात बताओ तो मुझे बस सिंपल इतना बताना मुझे कि ए का प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं सॉल्व होगा, क्या वो बी पे डिपेंडेंट है? बिल्कुल नहीं है। अगर हम ये सोच के कर रहे हैं कि हम यहाँ पे ये आइडल सिचुएशन जो कि स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता क्लास में, बिकॉज डिस्कशन तो चलता ही है, एक का अगर सॉल्व हो जाए और अगर छूट दे दिया जाए तो पूरा ए से लेके पूरा लास्ट तक सबका सॉल्व हो जाए। बट मैं वो सिचुएशन का बात नहीं कर रहा जो तुम लोग के साथ होता है। समझ में आया तो बात? मैं वो सिचुएशन का बात नहीं कर रहा हूँ तो तुम लोग के साथ होता है। तुम लोग अपने आप ही में सोच रहा होगा, सर हम लोग का तो लेकिन सिचुएशन अलग है। हम लोग का तो क्लास में अगर टीचर छूट दे दे तो पहला स्टूडेंट का अगर आंसर आ गया तो सबका आंसर आ जाएगा। मतलब पहला स्टूडेंट का आंसर आ गया तो सेकंड स्टूडेंट का आंसर पहला पे डिपेंडेंट है, थर्ड बेंच पे जो बैठा है वो उसका आंसर सेकंड पे डिपेंडेंट है। बट नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सिचुएशन, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिचुएशन वेयर किसी का आंसर, मतलब सब यहाँ पे एकदम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है, मतलब कोई किसी पे मतलब डिपेंडेंट नहीं है। मतलब समझ में आया तो बात? सब एकदम होनहार स्टूडेंट है, मतलब कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है। श्रम दिया गया, टीचर रहे या नहीं रहे, कोई किसी से देखने वाला नहीं है। उस आइडल सिचुएशन में, इसको हम आइडल सिचुएशन ही बोलेंगे बिकॉज ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है। तो इस आइडल सिचुएशन में एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम दिया जाएगा तो उसके हमारे पास दो आउटकम्स होगा, एक क्या? सॉल्व नॉट सॉल्व, सॉल्व नॉट सॉल्व। ए का सॉल्व बी पे डिपेंडेंट नहीं है, बी का नॉट सॉल्व
ए का नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम भी बी पे डिपेंडेंट नहीं है। इस तरह का इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ तुम लोग एक खास बात देखेगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स में, ध्यान देने एक बार, लिसन हियर एवरीवन। जैसे मान लो हम लोग एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दें। एक कॉइन को कितना बार टॉस कर रहे हैं? एक कॉइन को लेट्स टेक 2 बार टॉस कर रहे हैं। एक कॉइन को अगर हम 2 बार टॉस करते हैं तो इसका आउटकम्स होगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड and tail tail. Okay, now we are finding that number of sample spaces 4, 1 2 3 4. now अगर मान लो तुमसे पूछा जा रहा है what is the probability of getting head in the first and second, समझ जाना तुम लोग, head in the first and head in the second। अगर मान लो तुमसे ये पूछा जाए तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, पूरा 4 आउटकम्स में जो अपना इवेंट है, जो हम सोच रहे हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो पूरा 4 आउटकम्स में कितना बार हो रहा है बताओ, तो एक बार। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ 4 आउटकम्स comes in how many different possible ways? It comes in one possible ways, and what is that? H. So 1 by 4 is the probability. Now what इसमें खास बात देखना तुम लोग, probability of getting head in the first and head in the second का आंसर 1 by 4 हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो आंसर है इस हम के ऐसे बोल सकते हैं, it is equals to probability of getting head in the first into probability of getting head in the second। देखो तो एक बार ध्यान से, probability of getting head, एक बात बताओ, एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो head in the first का probability क्या होगा? हाफ। हेड इन द सेकंड का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा हाफ। तो देखो एक बार, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके भी सेम आंसर आ रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दोनों का जो आंसर है वो सेम आ रहा है। चेक कर लो, देखो हम इस तरीके से करें या हम फिर इस तरीके से करें, दोनों तरीका से आंसर सेम आ रहा है। ओके, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं इसी सैंपल स्पेस से। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग head in the first, head and tail, let's take head and tail। what is the probability of getting head and tail? Listen here everyone very carefully, probability of getting head and tail। but क्या मैंने यहाँ पे कहीं भी मेंशन किया है ये बात कि head in the first tail in the second, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया यहाँ पे? जैसे अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम एक सिचुएशन लेते हैं, getting head in the first and tail in the second। so what is the probability of getting head in the first and tail in the second? Please can you answer me? Yes, tell me। So 1 by 4. 1 by 4, head in the first, tail in the second occurs 1 out of 4 possibilities, out of 4 possible ways when we toss a coin twice। so the random, I mean the sample space is 4 out of 4 ways, 4 possible ways, we are finding that what we are expecting occurs in how many ways out of 4? 1 way। so that's why probability of getting head in the first and tail in the second is 1 by 4। and you will find that head in the first and tail in the second can also be calculated by multiplying getting head in the first into probability of getting tail in the second, tail in the second। so if you just try to see, compare both these values, one where we have used the e and ये जो सैंपल स्पेस है इसको हम लोगों ने यूज करके निकाला, और यहाँ पे हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन द फर्स्ट। तो व्हाट, अच्छा एक बात बताओ, अब हमको इसको यूज नहीं करना है, एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन द फर्स्ट क्या होगा बताओ तुम? हाफ होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन द सेकंड? वो भी हाफ होगा। तो हाफ इनटू हाफ कितना हो जाएगा? क्या मैं बोल सकता हूं 1 by 4 जाएगा। क्लियर एवरीवन? और अगर सिमिलरली पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन द फर्स्ट, हेड इन द सेकंड, तो भी यही आंसर आएगा 1 by 4। अब एक और सिचुएशन का बात करते हैं, मैं एक बार लिख के दिखाई देता हूं, ठीक है। गेटिंग टेल इन द फर्स्ट सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, टेल इन द फर्स्ट and head in the second।
ये भी आंसर 1/4 है इस सैंपल स्पेस को देखा जाए तो, और हम देख रहे हैं कि ये आंसर इसके बराबर ही हो जाएगा अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करें तो। टेल इन द फर्स्ट एंड प्रोबेबिलिटी, देखो एंड का मतलब यहां पे हम देख रहे हैं, यहां पे हम इसीलिए क्यों मेंशन बोल रहे हैं कि यहां पे देखो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये मल्टीप्लाई करके आंसर सेम आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो आंसर आ रहा है ये 1/4 है, और हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेपरेटली इवेंट्स को, मतलब टेल इन द फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी हाफ इनटू टेल इन द हेड इन द सेकंड का प्रोबेबिलिटी भी हाफ, तो देखो आंसर 1/4 ही आ रहा है। मैं एक्चुअली ये चीज देखो क्यों बता रहा हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा अब, इसके बाद जब मैं फॉर्मूला दूंगा तो और देखना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, लिसन हियर, गेटिंग हेड एंड टेल. Now, can anyone tell me what is the probability of getting head and tail? Just tell me once. Yes. What is the probability? Yes. What is it? 1/2. 1/2. Yeah, absolutely correct. Probability of getting head and tail. तो देखो मैंने यहाँ पे कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं किया, head and tail में head in the first, tail in the second, या tail in the first, head in the second, ऐसा कहीं भी मैंने मेंशन किया नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा out of 4 outcomes, in how many ways head and tail has occurred? It has occurred in 2 ways, and the answer is half. ध्यान से नोट करना पहला वाला केस, probability of getting head in the first and second, मतलब पहला में भी head, second में भी head, यहाँ देख के आंसर कर रहा है 1 out of 4 ways. Clear? Now this we are finding that, ऐसा हम देख रहे हैं कि ये जो आंसर आया हम लोग नॉर्मल मेथड, ये हो गया बेसिक लॉ। बेसिक लॉ का मतलब क्या है, मतलब हम लोग यहाँ पे कोई कंडीशन ये सब नहीं देख रहे, यहाँ पे हम लोग बेसिक अपना कंसेप्ट जो है प्रोबेबिलिटी का वो यूज कर रहे हैं, तो आंसर 1/4 आ रहा है। और हम देख रहे हैं कि ये जो आंसर है किसके साथ मैच कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन द फर्स्ट एंड गेटिंग हेड इन द सेकंड के साथ मैच कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके आंसर सेम आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन द फर्स्ट, टेल इन द सेकंड, हेड इन द फर्स्ट, टेल इन द सेकंड, आंसर इज 1/4, और ये आंसर हम देख रहे हैं किसके बराबर है, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन द फर्स्ट एंड मतलब इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन द सेकंड को मल्टीप्लाई करके भी आंसर वही आ रहा है। थर्ड केस सिचुएशन हम देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन द फर्स्ट, हेड इन द सेकंड, आंसर आया टेल इन द फर्स्ट, हेड इन द सेकंड, 1 out of 4 ways. Now this is same as probability of getting tail in the first into probability of getting head in the second, देख रहे हैं कि आंसर सेम आया। ना मैं अब की चौथा केस में मैं देखो आंसर 1/2 आया, क्या मैं बोल सकता हूं कि this is equals to listen here, it is equals to, मैं यहां लिख रहा हूं, probability of getting head in the first and getting tail in the second plus probability of getting tail in the first and getting head in the second, बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि पहला बार में हेड दूसरा बार में टेल। तुम अगर ध्यान से देखो तो 2 out of 4 जो तुमने लिया है ये दोनों सिचुएशन को तुमने कंसीडर किया है, हेड फर्स्ट, टेल और टेल इन द फर्स्ट, हेड इन द सेकंड, 2 out of 4। सो मैंने यहाँ पे भी उसी तरह से यहाँ पे देखो 1 और 2 दो सिचुएशन लिखा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन द फर्स्ट, हाफ इनटू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन द सेकंड, अगेन हाफ प्लस हाफ इनटू हाफ। देखो आंसर क्या है, 1/4 plus 1/4 is equals to 2/4, then the answer is how much, half। मतलब मैं ओवरऑल तुम लोग को ये समझाना चाहता हूँ कि अगर देखो सिर्फ दो इवेंट्स नहीं, सिर्फ यहाँ पे दो इवेंट्स का मैं बात कर रहा था हर समय, देखो दो इवेंट्स था, हेड इन द फर्स्ट, हेड इन द सेकंड, हेड इन द फर्स्ट, टेल इन द सेकंड, टेल इन द फर्स्ट, हेड इन द सेकंड। देखो हर जगह मैं दो इवेंट्स का बात कर रहा था, सिर्फ दो इवेंट्स नहीं, अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, नोट डाउन, अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो हम लोग को हम क्या कर सकते हैं, देखो जितने भी इवेंट्स है अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट होगा और जितने भी इवेंट्स है हम सारा का इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, we can simply multiply all the events. It is not necessary that you have to follow the basic rule, you can simply multiply to get the answer, जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। बिकॉज एंड का मतलब हम लोगों ने लास्ट डे कनेक्ट किया था कि एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो अगर मुझे हेड E1 इन द फर्स्ट एंड E2 इन द सेकंड, मतलब हम लोग को अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है तो एंड निकालना है, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इवेंट्स को।
अगर हमको मान लो दो ही चीज नहीं, अगर मान लो दो से ज्यादा चीजों का भी अगर हमको निकालना है इंटरसेक्शन, दो से ज्यादा चीजों का भी अगर हमको इंटरसेक्शन निकालना है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग सारे केसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर कोई स्पेशल केस है। ये जो इवेंट्स है वो स्पेशल इवेंट्स है। कैसा इवेंट्स है? अगर वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दैट द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट? Events are said to be independent if the probability of occurrence of one is not dependent on the probability of occurrence of one other. Now you might be thinking that, so what are dependent events? There are dependent events. Like, see everyone, dependent events are events like, just note down here everyone. Suppose एक urn में 4 red, 6 green और 8 blue balls है. Let's take this way. एक urn में 4 red, 6 green, 8 blue balls है। और मान लो मुझे सपोज अगर ऐसा बोला जा रहा है कि probability of getting red in the first draw, एक कोई बताओ तो what is the probability of getting red in the first draw? Anyone who can answer? 6/18. red I answer 4/18 sorry 4/18. अब ध्यान से सुनना सब कोई। probability of getting red in the second draw if in the first draw red drawn has not been replaced, now who can tell me that if red ball drawn in the first case, पहला बार में जो बॉल ड्रॉ किया गया था वो रेड था और उसको रिप्लेस नहीं किया गया था। ध्यान से सुनो, probability of getting red in the first draw is 4 out of 18। probability of getting red in the second draw, अगर if मतलब अगर, कंडीशन ये है कि अगर in the first draw red drawn, and that समझ जाना तुम लोग, red drawn समझ जाना, red drawn has not been replaced, मतलब जो रेड बॉल ड्रॉ किया गया था उसको रिप्लेस नहीं किया गया। तो who can tell me what is the probability of this case? 3/17. 3/17। now do you all agree that second बार में रेड बॉल का probability is dependent on first? Yes or no? Tell me this much. किस पे डिपेंड? Yes, sir. So that's why these type of events are called dependent। जो हम लोग पढ़ेंगे अलग सा टॉपिक में, that is conditional probability। एक टॉपिक है जिसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसमें हम लोग ये चीज पढ़ेंगे। अभी मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं एक्चुअली थोड़ा बता दिया सो दैट तुम लोग के दिमाग में क्लियर हो जाए कि हम जो बात कर रहे हैं डिपेंडेंट का, सॉरी इंडिपेंडेंट का, तो फिर डिपेंडेंट क्या है और डिपेंडेंट में क्या होता है। तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया इस तरह का। और इंडिपेंडेंट में क्या होता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट बार में रेड, सेकंड बार में रेड, थर्ड बार में रेड, वो हम रेड ये बॉल्स को अलग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे गेटिंग हेड इन द फर्स्ट, टेल इन द सेकंड, हम देख रहे हैं कि नॉर्मल तरीका से भी आंसर, नॉर्मल तरीका मतलब क्या होता है? नॉर्मल तरीका मतलब बेसिक लॉ क्या बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज रेशियो ऑफ योर एक्सपेक्टेशन, दो बार तुम जो एक्सपेक्ट कर रहे हो दो बार, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। मैं इस लॉ को देख रहा हूं कि वैलिड है, कि किस से वैलिड है, किस चीज से वैलिड है? अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन द फर्स्ट, टेल इन द सेकंड, और क्योंकि यहाँ पे दो इसीलिए केस बनेगा बिकॉज यहाँ पे हेड एंड टेल बोला है, कौन सा हेड कौन सा टेल, तो हेड इन द फर्स्ट, टेल इन द सेकंड, टेल इन द फर्स्ट, हेड इन द सेकंड। तो ये दोनों केस को मिला के देखा तो आंसर भी क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने बहुत सारा जगह देखा, मल्टीप्लाई करके वही आंसर आ रहा है। तुम देखो अपने कॉपी में लिखा ही होगा तुम लोग, तो मल्टीप्लाई करके वही आंसर आ रहा है। जब हम लोग बेसिक रूल अप्लाई कर रहे हैं तो उतना जो आंसर वो उस समय आ रहा है। So we come to the conclusion that whenever the events are independent, not only two, I gave you example of two to explain, but not only two, if two or more, यहाँ पे दो का लिया, टू से ज्यादा का भी होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालने के वक्त सारे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं और बेसिक लॉ भी यूज कर सकते हैं। बट बेसिक लॉ हम देख रहे हैं कि बेसिक लॉ से ज्यादा आसान तो ये है, मतलब एक्चुअली तुम लोग को मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो बेसिक लॉ तो अप्लाई हो ही पा रहा है, बट यहाँ पे कुछ स्पेशल लॉ है, वो कब अप्लाई होता है, जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होता है। ओके, तो हम लोग ये सारे फॉर्मूलाज को कॉपी करना, और मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अगर कुछ पूछना है अभी तक में तो एक बार पूछो।
Okay, just tell me one thing. That what if probability of occurrence of one event is 0.7? What is the probability of not occurrence of that event? Yes. Anyone can tell me? 0.3. 0.3. 0.3. Fine. Clear? Now see. Now, so तीसरा केस अगर मान लो हम लोग को probability of E intersection F नॉट निकालना हो, अगर F नॉट निकालना हो और E और F नॉट कैसा इवेंट्स है? इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो बताओ तो निकालने के लिए, इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बताओ तो कैसे करेंगे निकालने? पता है तुम लोगों को कि हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों इवेंट्स को। तो ये चीज को नोट करना, जितना भी इवेंट्स हो, 2 3 4 5 6 जितना भी, और अगर वो सारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, तो सारे इवेंट्स का इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सारे इवेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस चीज को नोट करना है। और इसके बाद एक और चीज नोट करना है, all the basic laws are also applicable. Basic laws of probability can be used. Okay, and I hope it is clear. Like you are doing which topic of probability? We are doing independent events. Probability का हम लोग सब टॉपिक कर रहे हैं, और वो टॉपिक का नाम क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये सब एप्लीकेबल तभी होगा जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होगा। तो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब तुम बोलेगा सर समझेंगे कैसे हम लोग क्वेश्चन? वो मैं बताऊंगा एक दो सम करा कर। तो मैं एक बार वापस से ब्रीफ कर देता हूँ हम लोग ने अभी तक क्या किया। हम लोग ने अभी देखा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता क्या है। लास्ट डे तक हम लोग ने बेसिक लॉ तक देखा था। तो इंडिपेंडेंस इवेंट क्या होता है? जहां पे जितने भी इवेंट्स है वो कोई का प्रोबेबिलिटी किसी पे डिपेंडेंट नहीं। ठीक है। दूसरा चीज, अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो तो हम लोग सारा बेसिक लॉज अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल लॉज है जो हम लोग तभी अप्लाई करते हैं जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। तो क्या होता है? कौन सा लॉ है? कि अगर हमको दो इवेंट का इंटरसेक्शन निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं? सारे इवेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। दो या दो से ज्यादा का निकालना हो, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। This is what we have. So everyone hurry up, copy down what I have written on the board. And now listen here. Page 1284, R.S. Agrawal. We are doing sum number 15, 1515. So first of all, I give you time to read the question. I hope everyone has read the question. Now, please listen here on the board properly. Now, so we are doing question number 15, and make sure that till now in class, till class 11, what I have been observing is that probability में तुम लोग डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। प्लीज नाउ इवेंट्स को लिख करके, इवेंट्स को डिफाइन करके, डिक्लेयर करके तभी सम को स्टार्ट करना। बिना इवेंट्स डिक्लेयर किए हुए तुम सम मत करना। ठीक है? तो ध्यान से बोर्ड पे लिखना है। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ सो दैट यहाँ पे स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज कर रहा हूँ। ठीक है? ध्यान। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड। So if you read the question, there are 3 students. Name is not mentioned, ABC ऐसे करके. So let even with the event that a problem is solved by first. Even event that a problem is solved by first. First what? First student. I'm just writing first. उसके बाद E2 with the event that a problem given is solved by second. E3 with the event that a problem is solved by third. ऐसे करके हम लोग ने क्या किया? इवेंट्स को डिक्लेयर कर दिया। सी, इवेंट्स डिक्लेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वो क्लास 10 और 11 से बाहर आ, ये मत बोलना सर आंसर तो आ ही जा रहा है तो हमको और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए हमको, बस प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करना। रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोग थोड़ी ना, तुम लोग कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का कोई एग्जाम अपीयर करने वाले हैं, तुम लोग वो एग्जाम अपीयर करने वाला है जहां पे प्रेजेंटेशन इज आल्सो द प्रायोरिटी, नॉट ओनली द आंसर। तब तो तुम लोग आंसर लिख के आ जाता है, कुछ भी रॉन्ग लिख के आ जाता है तो मार्क्स मिल जाता है। सो दैट्स व्हाई इवेंट्स को डिक्लेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? दिया हुआ यहाँ पे कि पहला स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेगा
प्रोबेबिलिटी देखो, अब मैंने लास्ट डे जब बोला था इवेंट, तो इवेंट में मैंने एक टर्म यूज किया था, क्या? इट रिड्यूसेस द कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेक्स सम मोर रीडेबल। तो बार बार हम इवेंट ऑफ गेटिंग प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय फर्स्ट, ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख करके, अब देखो सीधा मैं इवन लिख रहा हूं, हो गया कि नहीं? पी ऑफ इवन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। व्हाट इज दिस इवेंट? यहां पे उसका डेफिनेशन लिखा हुआ। नाउ वहां पे लिखा हुआ इट इज हाउ मच? इट इज 1 डिवाइडेड बाय 4। probability that a problem is solved by second student, जिसको मैंने E2 से डिनोट किया है, it is 1 by 5. Probability that a problem is solved by third student is how much? 1 by 6. Now just tell me one thing, if I as a teacher, if I give a problem to 3 different students separately, और नॉट योर, आई एम जस्ट, मैं बता रहा हूं तरीका एक्सप्रेस करने के लिए, जो तुम लोग वाला सिचुएशन है वो नहीं, एक का हो गया नहीं तेरा हुआ, क्या देखिए आंसर क्या है तेरा, कैसे किया, ये नहीं हो रहा मेरे से, वो वाला सिचुएशन नहीं, हम लोग एकदम आइडियल सिचुएशन, एकदम वहां पे एकदम ऐसे लोग बैठे हुए जो किसी से डिस्कस ही नहीं करेंगे, वो सिचुएशन का हम बात कर रहे हैं, जहां पे E1, E2, E3 वाकई में इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, और हमको वैल्यू से भी पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 is 1 by 4, so probability of E2 is not 3 by 4, मतलब एक का सक्सेस दूसरा का फेलियर नहीं है। समझ में आया तो बात? एक का सक्सेस दूसरे का फेलियर नहीं है। इस तरह से भी हम लोग इवेंट्स को हम लोग बोल सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है। ऐसा तो नहीं ना कि ये 1 by 4 है, जैसे कि मान लो इसका प्रॉब्लम सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी 1 by 4 है, इसका नहीं सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी 3 by 4 है, ऐसा है नहीं। एक का सक्सेस दूसरा का फेलियर नहीं है, एक का अपॉर्चुनिटी दूसरा का फेलियर नहीं है, इस तरह का इवेंट्स यहाँ नहीं है। यहाँ पे क्या है, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं सॉल्व होगा वो तुम पे डिपेंडेंट होगा। तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा वो प्रोबेबिलिटी 1 by 4 है। मतलब ये हुआ कि वो टीचर ने रैंडमली उस स्टूडेंट को 4 क्वेश्चन पूछा है, तो हर 4 क्वेश्चन के बाद वो टीचर हर डेटा को कलेक्ट करके रखता है, और देखा है कि हर 4 क्वेश्चन में वो स्टूडेंट एक आंसर तो देता ही राइट। मतलब आज अगर मैं रैंडमली आज मैं 4 क्वेश्चन पूछूं तो एक राइट दे देगा, फिर कल मैं रैंडमली 4 क्वेश्चन पूछूं तो एक राइट दे देगा। सेकंड स्टूडेंट के बारे में देखा गया कि 5 स्टूडेंट, इसका बहुत खराब मतलब परफॉर्मेंस है, 5 क्वेश्चन में एक राइट दे देता है, ये 6 क्वेश्चन में एक राइट दे देता है। मतलब किसी का किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इस चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वाला चीज समझ में आ गया। तो अगर मान लो प्रोबेबिलिटी की पहला स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेगा 1 by 4 है, तो नहीं प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 3 by 4. Do you all agree? Yes. Probability that a problem is solved by second student is 1 by 4. So probability that a problem is not solved by second student is 4 by 5. Probability that a problem is not solved by third student is 5 by 6. Are you understanding it? I hope it is clear. And please note down कि बुक में उन्होंने क्या पूछा है वो मत रीड करो। सिर्फ कहां तक रीड करना है? रेस्पेक्टिवली तक रीड करना है। उसके आगे क्वेश्चन बुक का नहीं रीड करना है। बस मुझे इतना ही चाहिए। अब आगे बोर्ड पे देखो। एक बात बताओ तुम लोग मुझे, अगर मान लो मैं एक प्रॉब्लम को 3 स्टूडेंट्स को दिया, मैंने E1, E2 एंड E3, ठीक है। देखते हैं कि यहाँ पे कौन फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन रूल कौन अप्लाई करके इसका आंसर मुझे दे पाता है। लेट मी सी। अगर मान लो मैंने एक कॉइन को एक बार टॉस किया तो आउटकम्स 2 होगा, 2 बार टॉस किया तो आउटकम्स कितना होगा? 2 2 जा 4। मतलब इसका हर एक एलिमेंट को हम दूसरा कॉइन के साथ 2 के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 3 कॉइन को टॉस किया तो 2 2 into 2 दैट इज 8। हु कैन टेल मी, अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट को दिया तो वो मुझे क्या करके दे सकता है? 2 ही चीज तो करके दे सकते हैं ना, सॉल्व करके दे सकता है या सॉल्व नहीं करके दे सकते हैं। और कुछ? अब तुम लोग बोलेगा नहीं सर सॉल्व करके तो देगा, लेकिन मेरा आंसर उस समय रॉन्ग आ जाएगा। तो अरे वो नहीं, मैं एकदम स्ट्रेट क्लियर, मतलब राइट रॉन्ग, वो ऐसे सोचो, राइट होगा या रॉन्ग होगा, 2 ही चीज तो होगा ना, आधा अधूरा तो नहीं होगा, 2 ही चीज होगा। तुमने प्रॉब्लम है, तुमको दिया प्रॉब्लम, तुम्हारा क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम नॉट सॉल्व, 2 ही चीज तो होगा। अब बताओ मुझे, अगर मैं एक का प्रॉब्लम नहीं, एक का प्रॉब्लम को अगर मैंने एक को प्रॉब्लम दिया रहता तो मेरा ऑब्जर्वेशन मतलब मेरे पास 2 रिजल्ट आता, मेरे को 2 सिचुएशन देखना पड़ता। क्या? सॉल्व नॉट सॉल्व। 2 स्टूडेंट को देता तो क्या होता तुम लोग बताओ? अगर मैं 3 स्टूडेंट को देता तो टोटल आउटकम्स कितना होता वो बताओ। यस, आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू सेकंड्स, टेल मी। सर 2 जन का होता तो 4 होता और 3 जन का तो 8 होगा। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट,
इट इज वेरी, आई मीन, ये देखो, इससे ये पता चल रहा है कि यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड आउट सैंपल स्पेस। सी दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को मैं अलग तरीके से भी बता सकता हूँ, बट इतना हम जितना डिटेल में जा रहे हैं वो करने से क्या होगा, तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। ध्यान देना, हम क्या देख रहे हैं कि हर स्टूडेंट को तो क्या होगा, तीनों में तीनों प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, कोई दो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, कितने तरीके से, तीन तरीके से भी करेगा। ध्यान से नोट करेंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो भी तीन तरीके से। कैसे? पहला करेगा, दूसरा दूसरा तीसरा नहीं, दूसरा करेगा पहला और तीसरा नहीं, तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा पहला और दूसरा नहीं, लास्ट और एक सिचुएशन आएगा जहां पे एक भी जो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेगा। ये हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम दिख रहा है। ठीक है, अब देखो आगे। अब देखो ये केसेस 8 है। अब हम इसको प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब मान लो मुझसे कोई पूछे कि ठीक है ये टोटल 8 आउटकम्स है, ठीक है, अब हर एक आउटकम पे, हर एक आउटकम का होने और ना होने का संभावना यहाँ है। ये मत बोलना सर हाफ हाफ है, नहीं, हाफ हाफ नहीं है, सबका होने का मतलब सॉल्व करने का, क्रॉस राइट का और रॉन्ग का संभावना ये दिया हुआ है यहाँ पे। समझ में आया तो बात? तो ये मत सोचना कि हाफ हाफ है, नहीं, हाफ हाफ नहीं है। हाँ, ये दो चीज ही तो होगा ना, एक या तो ये होगा या इवन नॉट होगा, होगा या नहीं होगा, तभी तो मैंने उस बेसिस पे 8 आउटकम्स निकाला। अब ध्यान, इस चीज को प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय फर्स्ट एंड प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय सेकंड एंड प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय थर्ड। डू यू एग्री दैट in between you have and, or do you agree that in between you will have or? You are convinced with or and? Tell me, or and क्या बता? Sir, and yes, it is and, because मुझे निकालना है probability कि first solves the problem and second solves the problem and third solves the problem. What type of events are these three? Can you tell me? Yes. sir, independent And if the events are independent, how to find out? You will be going Glasday's formula, basic laws? No, not at all. That is correct, that is not wrong, but we will not use Glasday's formula because वो Glasday formula बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोगों ने आज देखा कि बेसिक लॉ तो हम लोग यूज कर ही सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल लॉज भी है। क्या स्पेशल लॉज है? कि सारे इवेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। इतना क्यों दिमाग लगाएंगे? हम लोगों ने अभी तो देखा, एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट होता है तो हम सारे इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स का इंटरसेक्शन निकालना हो, तो सारे इवेंट्स का मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, वही आंसर आएगा। और बेसिक लॉ को यूज करेंगे तो भी वही आएगा। अब बहुत लोग ये बोलेगा सर आप बेसिक लॉ भी बताइए, दिमाग मत लगाओ, बेसिक लॉ लगाओगे ना बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा, हम बताएंगे उस पर भी हम आएंगे। जस्ट पहले इस पे देखो। अब देखो एक और चीज मैं बता दूं, जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होता है तो इंटरसेक्शन को हम लोग बिना इंटरसेक्शन लिए भी डिनोट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है बीच में, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी टू गिव इंटरसेक्शन इन बिटवीन। आई होप इट इज क्लियर। ये मत बोलना सर आप पहला वाला को इंटरसेक्शन से डिनोट कर सकते हैं तब जब सबका आंसर राइट आएगा, और जब किसी एक का रॉन्ग आएगा तो इंटरसेक्शन यूज कर सकते हैं। प्लीज नॉट दैट वे। देयर इज इंटरसेक्शन इन बिटवीन। आई एम नॉट यूजिंग इंटरसेक्शन बिकॉज़ अगर बीच में इंटरसेक्शन है और मैं ना भी दूं तभी भी चलेगा। कब? जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, और जब नहीं होगा तो हम बाद में आएंगे उस टॉपिक पे। ठीक है, अभी पहले हम इंडिपेंडेंट का बात करें तो हम एकदम स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंट को लेकर के सच्ची बता रहे हैं। ये रहा, मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर निकाल देंगे, क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है और बीच में क्या साइन है? बीच में इंटरसेक्शन है, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 नॉट। इसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग? E1 E2 नॉट E3। ये क्या है? ये है प्रोबेबिलिटी फर्स्ट सॉल्व्स, सेकंड फेल्स टू सॉल्व, थर्ड सॉल्व्स द प्रॉब्लम। ये क्या है? प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी पहला फेल कर रहा है, दूसरा वाला सॉल्व कर रहा है, तीसरा वाला भी सॉल्व कर रहा है। प्रोबेबिलिटी E1 E2 नॉट E3 नॉट। नॉट बोलो कॉम्प्लीमेंट बोलो, एक ही बात है। Is this clear to everyone? Now ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या होगा, वो तो देखा जाए। Now एक बात बताओ,
What is probability of E1 into probability of E2 into probability of E3? 1 by 4 into 1 by 5 into 1 by 6 is how much? It is 1 by 120. What is the answer of the second part? Probability of E1 into probability of E2 into probability of E3 not. It is 5 by 120. What is this? It is 4 by 120. What is this? It is 3 by 120. What is this? It is 20 by 120, 15 by 120, 12 by 120, 60 by 120. ना बस मैं एक चीज तुम लोग से पूछना चाहता हूं कि एक बात बताओ कि ये सारे केसेस को ऐड करें अगर हम सारा केस को, केस 1, ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4 को अगर हम ऐड करें तो बताओ तो आंसर कितना आएगा? सर 1 आना चाहिए। 1 आएगा सर। 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? बिकॉज इस पर्टिकुलर सिचुएशन जिसका हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, किस तरह से बात कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी, अ प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स, तो 3 स्टूडेंट्स को अगर हम प्रॉब्लम दें तो हमारे पास इतने सारे पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो सारे का सम टोटल देखो प्रोबेबिलिटी का 1 है। तो अब एक बात बताना तुम्हें मुझे, अगर मान लो मैं तुमसे ये पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी exactly 1 solves a problem, so who can tell me the answer of this? Exactly 1 solves a problem means what? सर जिसमें मतलब कोई एक इवेंट में टिका है, एग्जैक्टली 1 इवेंट, मतलब कौन सा केस? 1 सर केस 3, केस 3 केस 3 का सारा बस लिख दो, वो आंसर हो गया। E1 E2 E3 ओके, एंड यू कैन सिंपली ऐड। तो केस 3 का अगर हम ऐड करेंगे तो 20 30 35 35 30 40 47 47 by 120। अगर मान लो बोला जाएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 solve the problem, at least 1 solves the problem, what, who can tell me what will be the answer? At least 1 solves the problem. Half. सर केस 1 2 3 को ऐड कर देना। Half. So yes, 1 to 3. half is the answer. So if you say this way, I'll be ज़्यादा concept मेरा मतलब मेरे को लगेगा कि तुम लोग का clear हो गया, but I think clear है तभी तुम लोगों ने हाथ बोला, because at least 1 मतलब I think I'm correct, तुम लोग ऐसे सोचा है, at least 1 मतलब 1 solves the problem, clear, 2 solves the problem, 3 solves the problem. I think you ऐसे ही सोचा है तुम लोग, yes, at least 1 solves the problem means 1 or more than that, मतलब एक जन प्रॉब्लम सॉल्व किए वो, मतलब ये 3 केस, 2 सॉल्व किए ये 3 केस, तीनों जन प्रॉब्लम सॉल्व किए ये केस। आई थिंक ऐसे दिस इज क्लियर। अब देखो एक बात बताऊं मैं, अगर सपोज 1 + 2 + 3 करूं, 1 + 2 + 3 करूं, या मैं ऐसे बोलूं और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या कोई दिक्कत? बताओ तो एक बार, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी 1 माइनस नन सॉल्व द प्रॉब्लम? 1 माइनस नन सॉल्व द प्रॉब्लम मींस व्हाट? नन सॉल्व द प्रॉब्लम मींस सर, समझ में? तो 1 माइनस ये मतलब बाकी क्या, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, बिकॉज़ नन 1 माइनस नन सॉल्व द प्रॉब्लम मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम इस केस को छोड़ के बाकी सारा केसेस का हम बात कर रहे हैं। समझ में आया तो बात? आई थिंक ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबका? बताओ एक बार, क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ? एटलीस्ट 1 क्लियर हुआ सबका? ओके, सो किसी का कोई डाउट नहीं है? तो देखो एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक जान, कम से कम एक जान और एग्जैक्टली एक जान में बहुत फर्क होता है। एग्जैक्टली 1 मतलब एक से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और एक से कम जान भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाहिए। देखो हर केस में मैंने तीनों केस जो ऐड किए, इसमें पहला वाला सॉल्व किया, दूसरा वाला सॉल्व किया, इसमें तीसरा वाला, बट एटलीस्ट 1 में क्या होता है, कम से कम एक जान। देखो कम से कम एक जान, कम से कम एक जान मतलब एक जान वाला ये 3 केस है, 2 जान वाला ये 3 केस है, तीनों जान वाला ये केस है। तो ये चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब 1 2 3 मतलब क्या, 7 केस, ठीक?
या 1 माइनस लास्ट केस, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी मैंने डायरेक्ट आंसर भी हम बता सकते थे, तुम लोगों को सबको समझ में आ जाता, लेकिन हम इतना क्यों पूरा इतना हम टेबल बना करके सारा पॉसिबल केसेस दिखाएं, यही बताने के लिए ये सब चीज, जो तुमको पूरा दिखे कि हो क्या रहा है। नहीं तो हवा हवा में दिखेगा कि 1 माइनस नन कर देने से बाकी का आ जाएगा, तो ये तो रटना हो गया ना। यहाँ तो तुमको दिख रहा है कि 1 माइनस नन कर देने से बाकी पूरा का सम निकल जाएगा। ओके एवरीवन, नाउ तो ये हो गया एक। अब अगर मान लो इसमें पूछा जाए प्रोबेबिलिटी वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉरी प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व, हु कैन टेल मी प्रॉब्लम इज सॉल्व मींस व्हाट? बताओ, तीसरा केस प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व मींस व्हाट? यस, लाइन नहीं दिया मुझे। So at least one solve the problem same. Yes, exactly. At least one solve the problem का मतलब भी वही हुआ, और at least because मेरे लिए मैं as a teacher, if I give a problem to 3 students, तो मेरे लिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है या कौन सॉल्व कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है? सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है तो सॉल्यूशन किसमें मिल रहा है? इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें सिर्फ नहीं मिल रहा है। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व मतलब सेम चीज, प्रॉब्लम इज सॉल्व मतलब सेम एज to make sure to hear. So I hope I have सर डाउट है। क्या? सर क्वेश्चन में जब लिखा हुआ है कि द चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/4, 1/4 और 1/6, तो तीनों तो इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो द प्रॉब्लम तीनों इवेंट को उधर से मल्टीप्लाई करने से हम लोग आंसर नहीं तो अरे वो तो तुम्हारा प्रॉब्लम ही, वही तो मैं तुमको मीनिंग बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब क्या हुआ। सिर्फ ये केस मैं अगर प्रॉब्लम टीम को दिया तो इस चीज को समझो, इस पॉइंट अपने तुम ऐसा सोचो कि टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि प्रॉब्लम अगर उस टीचर ने 3 जन को दिया तो प्रॉब्लम इज सॉल्व मतलब सिर्फ यही केस नहीं, ऐसा थोड़ी है। सभी को समझ गया, वो चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। Now I hope I have made myself clear with all possibilities I have shown it on the. Suppose अगर तुम्हारा ये डाउट आता है कि क्या मुझे सिर्फ एक बुक में तो सिर्फ यही पूछा था ना, बुक में तो सिर्फ पूछा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो तुम लोग तो ये पूछेगा जरूर कि सर एक आंसर निकालने के लिए मुझे सारा दिखाना पड़ेगा। एक बात बताओ, अगर मैं नहीं दिखाता तो तुमको नहीं समझ में आता? जरूर समझ में आ जाता। लेकिन अभी क्या है कि मैं एक सम को पूरा डिटेल तरीके से समझा, मैंने पूरे चीज को दिखा करके कि ऐसा है, देखो ये इससे ज्यादा और पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो मैंने सारे चीज को दिखा दिया, पूरे रिप्रेजेंट कर दिया बोर्ड पे। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं यही बोलूंगा कि स्टार्टिंग में जब तुम फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो तो सम्स को पहले ऐसे रिप्रेजेंट करो सो दैट इट इज मोर क्लियर टू यू। उसके बाद तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा कि नहीं ये लिखने का जरूरत नहीं है। अगर मुझे पूछा जाएगा ये वाला चीज तो डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी फिलहाल 2-3 से ऐसे बना के करो तो ज्यादा बेटर, मतलब बना के मतलब टिक 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 क्रॉस टिक ऐसे कुछ ये सब चीज डायरेक्ट इंग्लिश। सो विद दिस we'll do some number. After this sum you will do some number the way in the order which I am giving you will do that way only. Question number 16 पहले, उसके बाद question number 13, ये 2 सम करो तो तुम पहले 16 फिर 13। देखो जो मैंने पेज व्हाट्सएप किया।